वेलकम टू द फैक्ट्री बाय जीएस एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर क्राइसिस। बिकॉज ये रिसेंट न्यूज़ में था कि भाई जैसे रशिया पे सैंक्शन लगे या फिर इस पे अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण जो ब्लॉकेज आया उसके कारण फर्टिलाइजर्स पे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वेवर्स देती है किसानों को, फार्मर्स को, और इसके अलावा जो सब्सिडीज़ है फर्टिलाइजर्स में वो सबसे ज़्यादा दी जाती है। लाइक यहाँ पे भी मेंशन है, देखो यूरिया में 71.8% की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। इसके अलावा लगभग सब्सिडीज मिल जाती है अराउंड इसमें 80% तक। तो बहुत सस्ता हो जाता है, एक तो किसानों के तो फ़ायदा है, बट इन दी एंड नुकसान किसको है? इकोनॉमी को, है ना भाई? नुकसान तो इकोनॉमी को ही है ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट हैवीली डिपेंडेंट रहेंगे इन पे, और इनके अलावा हम अगर ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी रुकेगी, और इसके अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है वो भी हैम्पर होगी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस क्राइसिस को कैसे टैकल किया जा सकता है, इस पे ऐसे आ सकता है। मे बी आर्ग्यूमेंट तो मुश्किल है, बट ऐसे कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो पहले तो ये कोट लिखा मैंने कि भाई सब्सिडीज़ आर यूजफुल सर्वेंट्स बट डेंजरस मास्टर्स। भाई सब्सिडीज़ में बी यूजफुल सर्वेंट, सब्सिडीज़ हम किसी को दे रहे हैं तो ये एक टाइम के लिए तो अच्छा है भाई। एक टाइम के लिए अगर किसी के अकाउंट में 1,000 रुपये आ रहे हैं तो इट्स गुड फॉर हिम और हर। बट इन दी एंड नुकसान किसको हो रहा है? यही टैक्स पेयर का पैसा जाके सब्सिडीज़ में कन्वर्ट होता है, और वही पैसा अगर एजुकेशन पे कर दिया जाए, भाई खर्च किया जाए एजुकेशन पे, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो उससे क्या होगा? अच्छा आउटकम आएगा। वहीं मैं 1,000 रुपये हज़ार हज़ार करके मैं 1,000 जो व्यक्ति है या 1,000 पर्सन है उनके अकाउंट में डाल रहा हूँ, वही 1,000 रुपये एक जगह इकट्ठा करके एक मैं स्कूल ओपन कर रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? हर साल 1,000 बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑब्वियसली स्कूल है। तो वही यहाँ पे है, सब्सिडीज़ आर यूजफुल सर्वेंट्स है, जो सर्वेंट्स के रूप में तो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट हम अगर उनको लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग विजन में अगर देखें, भाई लॉन्ग विजन में अगर हम सब्सिडीज़ को देखें तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। वी वी ग्रो एट अ 6 to 7% एवरी ईयर। हाँ, 6 to 7% हम ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। चाइना अपने पीक में 10% 11% की ग्रोथ दिखा रहा था, तो उस टाइप की ग्रोथ की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा। तो अब अब टॉपिक स्टार्ट होता है कि भाई टॉपिक में हम इंट्रो कैसे लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, इंट्रो लिखा, फिर इसके इम्पैक्ट, इश्यूज़, और जो वे फॉरवर्ड में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, वो बस एक पैटर्न बना लो। हर इंसान का अलग अलग पैटर्न है, हर एस्पिरेंट का अलग पैटर्न होगा, बस उसी पैटर्न पे चलना है, एग्ज़ाम में भी उसी पैटर्न पे चलना है। तुम ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो कोट से, ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो तुम किसी जैसे क्वेश्चन से। भाई अलग अलग ऐसे को स्टार्ट करने के तरीके होते हैं। क्वेश्चन से भी नेक्स्ट ऐसे में मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करके बताऊंगा भाई हाउ टू स्टार्ट ऐसे फ्रॉम ए क्वेश्चन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करके या उस इश्यू को क्वेश्चन करके कैसे ऐसे को स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, तो इंडिया है, इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइज़र है। ओके, बट हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है ना। फर्टिलाइज़र का कंज्यूम तो बहुत कर रहे हैं हम, बट उनको इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी कैपेबल है नहीं कि उस डिमांड को मीट कर पाए। तो हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हैवी कर रहे हैं चीज़ों को। और अगर इंपोर्ट हैवी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो वैसे भी ज़्यादा है, वो बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट कंट्रोल यूरिया प्राइसेस, गवर्नमेंट क्या करती है? यूरिया प्राइसेस को कंट्रोल करती है, सब्सिडीज़ देती है। जो पेमेंट है उनको क्योंकि भाई सब्सिडीज़ देगी, जो कंपनी के पास पेमेंट है वो थोड़ा डिले होगा। फिर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला पेमेंट थोड़ा डिले होगा। एक तो हम हाथों हाथ उनको पैसा दे रहे हैं कैश, हाँ, या फिर जैसे बैंक के थ्रू, बट हाथों हाथ दे रहे हैं ना, हैंड टू हैंड। बट वही गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़ के थ्रू उनको थोड़ा डिले करेगी पेमेंट। इसकी वजह से क्या आएगा? लिक्विडिटी स्ट्रेस आएगा मैन्युफैक्चरिंग पे, और इसकी वजह से जो इनोवेशन है वो डिस्करेज होगा, इनोवेशन में कमी आएगी, क्योंकि उनके पास भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अच्छी लगाने को तो वो कैसे कर पाएंगे आगे? सिंपल सी बात है ना। और जो अगर यहाँ पे इन्वेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, अगर इनोवेशन डिस्करेज होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस होगी, बाहर से एफडीआई आ रही वो भी कम आएगी, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट कम होगा, तो इससे हम नई चीज़ें नहीं बना पाएंगे ना, नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाएंगे फॉर यूरिया।
अब इसके इश्यूज़ क्या क्या है? इश्यूज़ तो देख, ज़्यादा यूरिया यूज़ करने से एनवायरमेंटल डैमेज होता है, सिंपल सी बात है, यू कैन मेंशन इट। ओवर रेगुलेशन होता है, ओवर रेगुलेशन और एनपीके रेशियो है ना 4:1 के रेशियो में होता है। बट हम क्या करते हैं कि भाई यूरिया डाल रहे हैं, बार बार वही चीज़ डाल रहे हैं, तो वो एक ओवर यूज़ हो रही है। ओवर यूज़ हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, ऑब्वियसली कम होगी यार। हम ज़्यादा एक ही एक चीज़ का यूज़ करेंगे। और एनपीके का सही रेशियो भी हमारे यहाँ किसी को नहीं पता है, एटलीस्ट मतलब जो एग्रीकल्चरल, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है, जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर होता है इन द विलेज, ही डोंट नो इवन कि भाई क्या रेशियो है। तो हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बट हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलनी है इन दी एज से। तो इससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी और सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ेगा और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स होगा। और क्या इश्यूज़ है? न्यूट्रिएंट बेस्ड एंड वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? ओके, वे फॉरवर्ड में हम न्यूट्रिएंट बेस्ड एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि भाई जैसे हम वेवर दे रहे हैं, तो अगर हम सब्सिडीज़ के जगह हम अगर किसानों को पैसा दे दें, है ना। देखो भाई, सब्सिडीज़ दे रहे हैं तो इसका एक नुकसान क्या है कि भाई पेमेंट डिले हो रहा है, और अगर हम वही सीधा पैसा डाल देंगे सब्सिडीज़ के अलावा अगर हम उनको सीधा पैसा दे देंगे, है ना, ऑब्वियसली ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर हम सीधा पैसा फार्मर्स के अकाउंट में डालेंगे तो वो कैश जाएगा कंपनीज़ के पास। अगर वो कैश कंपनीज़ के पास जाएगा तो मतलब कंपनी के पास तो पेमेंट डिले नहीं हो रहा ना। कंपनी के पास अगर पेमेंट डिले नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो अपनी इनोवेशन पे लगा सकते हैं। तो एक थोड़ा बैरियर कम हुआ, जो हैम्परिंग आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई। और इनकरेज नैनो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन अमोनिया, प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब हम इनको इनकरेज कर सकते हैं। डी रेगुलेशन विद प्रॉपर सेफ गार्ड्स, है कि नहीं। ज़्यादा मतलब ये है कि भाई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कर सकते हैं, प्रॉपर सेफ गार्ड्स के साथ कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं भाई इसकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या इंपॉर्टेंस है ना। और इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा लगेंगी तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। देखो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम यूनिक यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। और सस्टेनेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, किसके थ्रू? फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करके, क्योंकि इन दी एंड फर्टिलाइजर्स एनवायरनमेंट को भी तो नुकसान कर रहे हैं ना। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कि भाई हमें ये चीज़ें करनी। कुछ पॉइंट्स याद रखो, फिर कंक्लूजन के कुछ यहीं से कंक्लूजन निकालना है कि भाई इसमें से ये ले लिया, इसमें से ये पॉइंट ले लिया, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। बट मतलब एक बैलेंस्ड कंक्लूजन कि भाई फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट भी है, बट व्हाट मैटर्स, इनका रेगुलेशन ज़रूरी है, इनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़रूरी है, इंपोर्ट हैवीली ना हो ये, है ना। यहाँ पे एटलीस्ट हम इंडिया के वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो एटलीस्ट उतना हम प्रोड्यूस तो कर पाए ना कि ट्रेड डेफिसिट में हमारा कम कंट्रीब्यूशन हो फर्टिलाइजर्स का। सिंपल है ना। तो ये टॉपिक है और इट मे बी आस्क्ड इन पेपर 2।